नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच सुबह 6:15 पर खोले गए भगवान बद्री विशाल के कपाट। दर्शनों के लिए हजारों श्रद्धालु मौजूद। चंपावत उपचुनाव की तैयारियों को मुकम्मल करने में जुटी भाजपा। घर घर जाकर होने लगा प्रचार। कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में सीएम करेंगे नामांकन दाखिल। हल्द्वानी में भीषण अग्निकांड में 2 दुकानें जलकर खाक। 2 घंटे की मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। लाखों का नुकसान। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला उत्तराखंड बनेगा देश का पहला राज्य। जुलाई में लागू होगी नई पॉलिसी। 5000 आंगनबाड़ी केंद्रों को मिलेगी बाल वाटिका के तौर पर नई पहचान। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। भाजपा इन दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उपचुनाव की तैयारियों में व्यस्त है। 9 मई को सीएम धामी इस चंपावत विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नामांकन के वक्त भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रदेश प्रभारी रेखा वर्मा, कुमाऊं मंडल के सभी भाजपा विधायक, कैबिनेट मंत्री के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौके पर मौजूद रहेंगे। चंपावत उपचुनाव के लिए 9 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी नॉमिनेशन करेंगे, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहने वाले हैं। हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय दुष्यंत कुमार गौतम जी और हमारे सह प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय रेखा वर्मा जी, जो वहाँ की चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं जिनको, वो भी उपस्थित रहने वाले हैं। इसके अलावा हमारे प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेतागण, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और कुमाऊं मंडल के हमारे सभी माननीय विधायकगण, हमारे जिलाध्यक्ष, सभी वरिष्ठ नेतागण वहां पर उपस्थित रहने वाले हैं। और अब बात करते हैं बड़ी खबर की। भगवान बद्री विशाल के कपाट आज सुबह 6:15 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। जी हां, वैदिक मंत्रोच्चारण के बाद भगवान बद्री विशाल के कपाट खोले गए हैं। सेना बैंड की मधुर धुन से चारों तरफ जो धाम है वो गूंजा रहा। हजारों श्रद्धालुओं ने इस दौरान भगवान बद्री विशाल के दर्शन भी किए। जी हां, इससे पहले गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए थे। उसके बाद केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए और आज यानी कि 8 मई को सुबह 6:15 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। हजारों श्रद्धालुओं ने आज सुबह 6:15 पर जिस समय भगवान बद्री विशाल के कपाट खोले गए, उस समय भी भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए गए। जी हां, एक बार फिर आपको बता दें कि आज भगवान बद्री विशाल के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस दौरान पूरा धाम जयकारों की गूंज से गूंजा रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर है। सप्तमी के शुभ मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां पर वो गंगा मैया जन्मोत्सव में शामिल होंगे और मां गंगा की पूजा अर्चना कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आशीर्वाद लेंगे। इसके साथ ही सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना भी करेंगे। जी हां, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर है। सप्तमी के शुभ मौके पर हरिद्वार में गंगा मैया जन्मोत्सव में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। मां गंगा की पूजा अर्चना कर मुख्यमंत्री सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना भी करेंगे। वहीं हल्द्वानी में आज सुबह करीब 3 बजे एक भीषण अग्निकांड में 2 दुकानें जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। दमकल की गाड़ियों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आगजनी की घटना में बताया जा रहा है कि लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। करीब लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और ये पूरा मामला बनभूलपुरा क्षेत्र का बताया जा रहा है। जी हां, ये अग्निकांड की घटना करीब आज सुबह 3 बजे हुई है, जिसमें 2 दुकानें जलकर पूरी तरह से खाक हो गई, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। और अगली खबर ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे से सामने आई है, जहां पर सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। तोता घाटी के पास खाई में ऑल्टो कार गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग शादी की शॉपिंग
कर मेरठ से वापस घर लौट रहे थे। मृतकों में 3 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल है। जी हाँ, ये जो घटना है वो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे की है, जहां पर तोता घाटी के पास गहरी खाई में ऑल्टो कार गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मृत्यु हुई है। ये सभी लोग शादी की शॉपिंग कर मेरठ से वापस घर लौट रहे थे और मृतकों में 3 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल है। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। जुलाई से उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। इसके लिए विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। बाल वाटिका के जरिए नई शिक्षा नीति लागू होगी। आखिर ये बाल वाटिका है क्या और किस तरह से यहाँ पढ़ाई होगी, उसके लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होगा जहां से इसकी शुरुआत होगी। आगामी जुलाई महीने में 5000 आंगनबाड़ी केंद्रों से इसकी शुरुआत होने जा रही है। इन 5000 आंगनबाड़ी केंद्रों में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद इन्हें बाल वाटिका के तौर पर नई पहचान मिलेगी, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले नौनिहालों की पढ़ाई की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसको हमारी सरकार ने मूल स्वरूप में उसको ग्रहण किया है, उसको हमने लागू किया है और जुलाई से बाल वाटिका का उसका जो एक पार्ट है उसको हम लोग लागू करेंगे। यानी कि जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आप देखते हैं LKG UKG की पढ़ाई होती है, वैसे हम आंगनबाड़ी में शुरू करने वाले हैं और फर्स्ट फेज में ऐसे लगभग 5000 आंगनबाड़ी हैं जो हमारे विद्यालय में स्थित हैं, कोलोकेटेड हैं, तो उसमें हम लोग बच्चों को बाल वाटिका शुरू करेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बाल वाटिका में पढ़ाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो बच्चों को उम्दा तरीके से पढ़ा सकें। बाल वाटिका में पढ़ने वाले बच्चों के लिए SCERT के जरिए सिलेबस तैयार किया जा रहा है। SCERT के निदेशक सीमा जौनसारी का कहना है कि पहले चरण में जहां 5000 आंगनबाड़ी केंद्रों से इसकी शुरुआत होगी, तो धीरे धीरे सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को बाल वाटिका के तौर पर नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई के रूप में भी शुरू किया जाएगा। हमारे यहाँ जो NEP है वो हमारी ऑलरेडी लागू हो चुकी है और जो ECC के सेंटर्स हैं, जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र जो हमारे राजकीय प्राथमिक विद्यालय के साथ एक ही कैंपस में संचालित हैं, तो ऐसे 5000 स्कूलों में बाल वाटिका हम लोग जो है 1 जुलाई से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जिसका जो है हमारा पाठ्यक्रम भी तैयार हो गया है और उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है और उसके किताबें जो हैं वो मुद्रित होंगी और प्रत्येक आंगनबाड़ी प्रत्येक 5000 स्कूलों में जाएंगी वो, और उसके अनुसार ही जो है वहाँ पर पढ़ाई होगी। नई शिक्षा नीति के तहत प्राइवेट स्कूलों में LKG और UKG की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले छात्रों को पहले आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी पढ़ाई कराई जाएगी ताकि वो प्राइवेट स्कूलों में छात्रों की तरह एजुकेशन हासिल कर सके। ऐसे में देखना होगा कि जिस मकसद के साथ केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति में बाल वाटिका केंद्र के जरिए पढ़ाई की शुरुआत की है, उसके कितने बेहतर परिणाम उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलेंगे। टाइम TV के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में हमेशा से शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठते आए हैं, मगर प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुधार के मकसद से विभाग ने एक नई पहल की शुरुआत की है। इसके तहत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार तो आएगा ही, साथ ही शैक्षणिक माहौल भी बदला हुआ नजर आएगा। एक रिपोर्ट। प्रदेश के स्कूलों की दशा और दिशा सुधारने के लिए शिक्षा महानिदेशक ने नया फरमान सुनाया है। इस नए फरमान में अधिकारी 2 दिनों तक स्कूल में जाकर निरीक्षण कर वहां की गुणवत्ता को परखेंगे, साथ ही भौतिक संसाधनों की भी जांच होगी। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी का कहना है कि इस नई पहल के तहत हर जिले के 5 स्कूलों में इस तरीके का अधिकारी निरीक्षण करेंगे। जो हमारे निदेशालय स्तर के अधिकारी हैं, पूरी उनकी अध्यक्षता में हमने कमेटी बनाई है, टीम बनाई है, जो जाएंगे 2 दिन पूरे उसमें रहेंगे स्कूल में और उस स्कूल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की चाहे फैसिलिटीज़ हैं, चाहे पेयजल है, चाहे बिल्डिंग है, चाहे उसकी लाइब्रेरी है, उसके साथ साथ जो हमारा शिक्षा का स्तर है, जो लर्निंग आउटकम है, वो किस स्तर का है और अगर कहीं कोई गैप है या कहीं कोई कमी है तो किस सब्जेक्ट में है या कहीं कोई अच्छा कार्य हो रहा है तो उसका एक 2 दिन में पूरा गहन अध्ययन करेंगे। तो उससे हमारी जो एक तो कमियाँ होंगी पता चलेंगी, दूसरा जो हमारी अच्छाइयाँ वो पता चलेंगी। शिक्षा विभाग की इस पहल के तहत स्कूलों को 1 महीने पहले ही सूचित किया जाएगा ताकि निरीक्षण से पहले स्कूलों में सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सके। शिक्षा की गुणवत्ता में जो स्कूल और वहां की व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी, उन्हें बेहतर काम के लिए सम्मानित भी किया जाएगा।
इंस्पेक्शन नहीं है बल्कि अनुश्रवण है सिंपली कि क्या चीज़ वो लोग कर रहे हैं और जहाँ पर काम नहीं हो पा रहा है उसको किस तरह से स्कूल्स में किया जाए, बेटरमेंट के लिए किस तरह से किया जाए, वो इसका उद्देश्य है। दूसरी बात है कि नामिका निरीक्षण की बात हमारे महानिरीक्षक महोदय ने कही है। नामिका निरीक्षण पूर्व में भी हुआ करते थे, जो 3 डेज़ के हुआ करते थे, तो अब ये 2 डेज़ के हम लोग जो है इसको स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें भी हम लोग करीब जो है 5 स्कूल्स हम लोग इसमें करेंगे। इसके लिए हमने टीम्स बना दी हैं और 5 स्कूल में पूरा 2 दिन तक निरीक्षण होगा उसका क्या क्या हो रहा है और उसके बाद उसकी निरीक्षण की रिपोर्ट भी दी जाएगी। 15 दिन बाद उसकी अनुपान आख्या मांगी जाएगी कि जो निरीक्षण पाया गया उसमें क्या क्या अनुपान स्कूल द्वारा किया गया है। स्कूलों का निरीक्षण कर शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए विभाग की इस नई पहल की कसौटी पर कौन खरा उतरता है कौन नहीं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। मगर इतना जरूर है कि शिक्षा विभाग के उठाए गए इस कदम से व्यवस्थाओं में जरूर सुधार आएगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। वहीं कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने बेरोजगारी और महंगाई जैसे कई मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार की करनी और कथनी में काफी अंतर है। उन्होंने कहा कि कोरोना वॉरियर्स को आज आंदोलन करना पड़ रहा है और सरकार अनदेखी कर रही है। इसके साथ ही भुवन कापड़ी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर भी राज्य सरकार ढोंग कर रही है और तो और आशा कार्यकर्ताओं को उनका पैसा तक नहीं मिला है। महंगाई से आम जनता आज परेशान हो चली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का जो चरित्र सामने आ रहा है, उनको कभी भी एक आम आदमी, गरीब आदमी की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो कभी उसकी बात ही नहीं करते। एक बेरोजगार को कैसे रोजगार दिया जाए, महंगाई कैसे कम की जाए, बिजली की व्यवस्था कैसे पूरी की जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ लोगों को लड़ाकर सरकार बनाने से मतलब है और कोई मतलब नहीं। आप देखिए, चुनाव के 1 महीने बाद ही सब कुछ सामने आ गया। वहीं खटीमा के सीमांत गांव के ग्रामीणों ने अपने सामूहिक रूप से सांकेतिक जल समाधि कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हार का प्रायश्चित किया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोन पर ग्रामीणों से बातचीत की और उनके क्षेत्र का पहले की तरह ही विकास करने का भी आश्वासन दिया। इस मौके पर ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर खटीमा एसडीएम, जल पुलिस और पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद रही। हमारे 4-5 ग्रामीण हैं गांव के, गगुलिया हो गया, सिसैया बंदा हो गया और मिलाघाट। इनके ग्रामीणों द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो विधानसभा चुनाव में हार हुई थी, उसका उनकी शुद्ध होकर उनका पश्चाताप कर रहे हैं ये लोग। तो ये सांकेतिक रूप से एक जल समाधि रही है यहाँ पर। सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम है, जल पुलिस भी यहाँ पर, पुलिस भी, पूरा प्रशासन यहाँ पर, कोई भी अनहोनी के लिए हम तैयार हैं। वहीं देहरादून में बीते दिनों दिन दहाड़े बैंक के बाहर आंखों में मिर्ची डालकर चोरी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी जन्मेजय खंडूरी ने कहा कि अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि आए दिन चोरी के मामले सामने आते रहते हैं, जिसका एक बड़ा कारण आईपीएल में सट्टा लगाना भी हो चला है। गिरफ्तार किए गया आरोपी सट्टा लगाने के बाद हार गया था, जिसके बाद उसने चोरी जैसे क्राइम को अंजाम देना जरूरी समझा। जो लूट यहाँ आईएसबीटी क्षेत्र में हुई थी, जिसमें कि बैंक से कोई व्यक्ति पैसे निकालकर बाहर निकल रहा था, तो जो अभियुक्त है उसके द्वारा आंखों में मिर्ची डालकर लूट की गई थी, जिसमें कि 10 लाख रुपए थे, जिसमें 7 लाख रुपए वहाँ मौके पर गिर गए थे और 3 लाख रुपए लेकर जो लूट करने वाला अभियुक्त है वो लेकर भाग गया था। तो उसको हमने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। अभियुक्त से जब पूछताछ की गई तो अभियुक्त के द्वारा बताया गया कि अभियुक्त के द्वारा आईपीएल में सट्टा लगाया जाता है और सट्टे में ये 40 लाख के करीब अभी तक रकम हार चुका है। वहीं देहरादून में 28 अप्रैल को एकाएक हुई 6 चेन स्नैचिंग की घटनाओं का भी पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसएसपी ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि कुल 4 आरोपी शामिल है। 2 आरोपियों ने अभियुक्तों को शरण दी थी, जिसके बाद पुलिस ने दोषियों को शरण देने के आरोप में 2 और आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एसएसपी ने पुलिस टीम को 25-25 हजार रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की है। उपयुक्त फ़ोन था वो भी हमारे द्वारा बरामद किया गया है। जो हमने कॉल डिटेल्स के एनालिसिस से पता किया था तो वो वही फ़ोन है जो कि घटना में इस्तेमाल हुआ था, जिससे कि हमको पता पड़ा कि ये अभियुक्त वहाँ ठहरे थे
इसके अलावा हम पे सीसीटीवी फुटेज भी हैं हरिद्वार की, जो ये तस्दीक करती हैं कि अभियुक्तों के साथ जो हार्बर करने वाला था, जो उनको रखने वाला था, वो आया था और उसको पूरी नॉलेज में था कि चेन स्नैचिंग की गई है। इसमें जो 4 अभियुक्त अभी एट बे हैं, उन पे हर एक व्यक्ति पर, हर एक अभियुक्त पर मैंने 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया है और उनकी गिरफ्तारी के भी प्रयास हैं और जल्दी ही इसमें पुलिस को सफलता मिली। वहीं नैनीताल और हल्द्वानी में पार्किंग और जाम की समस्याओं को देखते हुए सभी पार्किंग स्थलों पर QR कोड से जोड़ दिया गया है। इसके अलावा QR कोड वाहनों पर भी लगाए जाएंगे। साथ ही गाड़ी के एक्सीडेंट की जानकारी मिल जाएगी, जिसको स्कैन करने पर गाड़ी की डिटेल भी मिलेगी और बारकोड स्कैन करते ही पुलिस को वाहन मालिक का भी पता चल सकेगा। पार्किंग की कम सुविधाएं रहती है। कई बार जो है लोग तुरंत चौराहे पे गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं, जैसे हल्द्वानी हो गया, नैनीताल हो गया, तो एक गाड़ी से एक लंबा जाम लगता है। तो अगर मेन रोड पे गाड़ी खड़ी करके कोई अगर इसका मालिक चला जाता है तो ये इसको अगर यातायात कर्मचारी इसको स्कैन करता है तो तत्काल जो है गाड़ी का, ड्राइवर का जो है नंबर हमारे पास आ जाता है मोबाइल में, तो उसको मौके पे बुला के चालान करके गाड़ी को तुरंत वहाँ से वो जाम से निजात दिला जी सके। इसके अलावा कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका अगर हमको कई बार ड्राइवर की आइडेंटिटी पता नहीं होती है तो उस पर QR कोड पे स्कैन करके उसके परिजनों को वहाँ बुला सकते हैं हम लोग। इलीगल पार्किंग, लोग अभी आप आसपास भी देखें तो कई लोग गाड़ियां लगा के, आप देखेंगे वहाँ पे बाइकें खड़ी है या गाड़ियां लगा के लोग चले जाते हैं, जिससे बाकी लोगों को परेशानी होती है या पुलिस प्रशासन को परेशानी होती है रोड क्लियर करने में, उनकी वजह से जाम की स्थिति बन जाती है। अब हमारे पास कोई तरीका नहीं है, अगर किसी ने गाड़ी मेरी शॉप के आगे या मेरी गाड़ी के आगे लगा दी जिससे मेरा रास्ता बंद हो गया, मैं उससे कब तक वेट करूँगा उसका, मुझे अर्जेंट कहीं जाना है। अगर ये स्टिकर वहाँ पर लगा है, मैं इसे स्कैन करूँगा तो सेकंड में मैं उस गाड़ी के मालिक से बात कर सकता हूँ कि आपने आइए, आपने गाड़ी गलत लगा रखी, आपकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही, गाड़ी हटाइए। नैनीताल और उसके आसपास के क्षेत्रों में अचानक मौसम के करवट बदलते ही बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। तेज बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया। वहीं मौसम के बदलते ही लोगों को गर्मी से भी राहत मिली और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच सुबह 6:15 पर खोले गए भगवान बद्री विशाल के कपाट। दर्शनों के लिए हजारों श्रद्धालु मौजूद। चंपावत उपचुनाव की तैयारियों को मुकम्मल करने में जुटी भाजपा। घर घर जाकर होने लगा प्रचार। कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में सीएम करेंगे नामांकन दाखिल। हल्द्वानी में भीषण अग्निकांड में 2 दुकानें जलकर खाक। 2 घंटे की मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू, लाखों का नुकसान। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला उत्तराखंड बनेगा देश का पहला राज्य। जुलाई में लागू होगी नई पॉलिसी। 5,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को मिलेगी बाल वाटिका के तौर पर नई पहचान।